गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद नागर एक बार पुनः आपका श्री अरविंदो आईएएस पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मेरा पहला लेक्चर है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। ठीक, फिर से आप सुन लीजिए, बोर्ड पर मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय में। क्यों? क्योंकि पिछले विगत कई वर्षों से, ठीक है, रिसेंट जो पास्ट मैनी ईयर्स हैं, कई मैनी ईयर्स हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिहाज से कंडीशंस कैसी होती जा रही हैं। एनवायरमेंट लगातार पॉल्यूटेड हो गया है, हमारा बहुत ज्यादा पोल्यूशन एनवायरमेंट में हो चुका है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आज का जो प्रेजेंट टाइम का बहुत बड़ा जो ग्लोबल इशू है, बहुत बड़ा जो एक मुद्दा है, वो अपने आप में एनवायरमेंट हो जाता है। ठीक, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का अगर आप संबंध देखेंगे तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सीधा सीधा एनवायरमेंट और इकोलॉजी का संबंध किससे है? प्रेजेंट टाइम से है, और सीधा संबंध मनुष्य के जीवन से है, और जितने भी लिविंग बींग्स इस वर्ल्ड में हैं उन सभी से इस टॉपिक का संबंध कहीं ना कहीं है। तो अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इज दैट क्लियर? और जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए सरकारें जिस दुनिया में जिस हिसाब से प्रयास चल रहे हैं, दुनिया की अलग अलग सरकारें जिस हिसाब से प्रयास कर रही हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, मानव अपने लेवल पर जो प्रयास कर रहा है, उन सभी को अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो ये टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बल्कि अदर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं ये कहूंगा कि ये टॉपिक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होना चाहिए जिस वातावरण में, जिस इकोसिस्टम में, ठीक है, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, उसकी जानकारी आपको बेसिकली होनी ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्या बोलूंगा मैं? पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, सबसे पहले आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक किन किन सब्जेक्ट से, किन किन इश्यूज से, किन किन बातों से कोरिलेटेड है। आपको कहां कहां इसकी चीजें देखने के लिए मिलेगी। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये टॉपिक अपने आप में सिविल सर्विसेज और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वाई? क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, मतलब स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ वातावरण रहेगा, तभी हम लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की डेट में इसका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण, मतलब कि किसी चीज को बचाना। क्लियर? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में हो गया है, इसलिए टॉपिक अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि ये टॉपिक किन किन सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है। ठीक, सबसे पहले टॉपिक जिस सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है मैं उसको कहूंगा ज्योग्राफी। कई सारे कंसेप्ट्स ज्योग्राफी के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ कोरिलेटेड होते हैं। मतलब वी कैन से दैट कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, बोथ आर द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सेम कंसेप्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दोनों ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमें इसको समझने के लिए इसके काफी पहलू पता होना चाहिए। जब आगे टॉपिक्स आपको आएंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो जहां जहां पर जिस टॉपिक से रिलेटेड ज्योग्राफी की बेसिक कंसेप्ट्स की जरूरत होगी, मैं आपको वहां पर इसके बेसिक कंसेप्ट्स भी बता दूंगा। ठीक, इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है आपका बायोलॉजी से। कई जगहों पर बायोलॉजी के कंसेप्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? कई जगहों पर इसमें आपको फिजिक्स के कंसेप्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है बात? अब देखिए, ये तो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये सब्जेक्ट या ये जो टॉपिक है वो कोरिलेटेड है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपको इस टॉपिक को किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि आपको इस
को पढ़ते समय माइंड में क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे आपको इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसके बेसिक्स। सबसे पहले जिन मुद्दों पर बात होगी वो कौन से होंगे? बेसिक्स होंगे। तो ये मेरे कुछ लेक्चर इसके बेसिक्स पर डिपेंड होंगे, बेसिक्स पर चलेंगे बहुत सारे मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं कुछ। उसके बाद बेसिक्स के साथ हम इसका अप्लाइड पोर्शन करेंगे, ठीक है। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स में क्या चीजें आएंगी, जैसे व्हाट इज एनवायरमेंट, इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, जो सारे मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे इसके बेसिक्स हैं। अप्लाइड की अगर आप बात करेंगे तो अप्लाइड मतलब सीधे सीधे प्रेजेंट से उसको कोरिलेट करना कि आज के समय में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, किस तरह की चीजें उसमें हो रही हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत डिटेल में उसको समझाने वाली बात है, लेकिन मैं जब आपको टॉपिक समझाऊंगा तो आपको अपने आप चीजें समझ में जाएंगी कि बेसिक्स कहां यूज हो रहा है और अप्लाइड कहां पर यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूं कि इसके अंदर आप पर्टिकुलर किन किन टॉपिक्स को देखेंगे, तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है आपका पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इकोसिस्टम। इस टॉपिक को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अंदर हम किन किन चीजों को स्टडी करेंगे हम थोड़ा सा वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में इस टॉपिक के अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। जैसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर देखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के मिलते हैं। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और कई सारे क्वेश्चंस उसमें से अप्लाइड पोर्शन करंट से कोरिलेटेड होते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती है उनमें भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी आपको यहां से कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। प्लस सिविल सर्विसेज के तो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है? अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। पहले हम हमारे टॉपिक पर पहुंचते हैं और वहां से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इकोसिस्टम। हम किसको पढ़ रहे हैं? अभी इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र को। तो देखिए, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, इसमें आपको किन किन चीजों को समझना है, किन किन चीजों को पढ़ना है वो हम पहले देख लेते हैं। अगर आप इकोसिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। ये बेसिक कांसेप्ट्स हैं इसके। व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेसिक कांसेप्ट, उसके आधारभूत अवधारणाएं जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आएगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? कंपोनेंट्स का हिंदी क्या होता है? घटक। इकोसिस्टम के, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं यहां पर, जैसे कि हम देखेंगे इसमें स्थलीय परितंत्र या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर और भी जो टाइप्स हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ में इसमें हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। इन सब के पढ़ने के बाद हम जब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेंगे, तो जब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेंगे तो उसके साथ मैं आपको कई सारे मुद्दे समझाऊंगा।
कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने के बाद हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय परितंत्र जो है वो किन किन वजहों से बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, किन किन वजहों से बहुत ज्यादा विघटित हो रहा है, किन किन वजहों से उसका क्षरण हो रहा है, किन किन वजहों से वहां पर जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ने के बाद देखने की कोशिश करेंगे। उसकी कंजर्वेशन के लिए हमने क्या क्या उपयोग किए हैं, इज दैट क्लियर। जैसे कई सारे टॉपिक्स जो हैं, अब इसी टॉपिक, ये टॉपिक मैं पहले क्यों उठा रहा हूं उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि इसी टॉपिक पर बेस्ड आगे हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता एंड इट्स कंजर्वेशन और उसका संरक्षण। इज दैट क्लियर। इसी पर बेस्ड हम आगे जो टॉपिक्स हमको मिलेंगे वो मिलेंगे ज्योग्राफी से कोरिलेटेड टॉपिक है, जैसे इकोसिस्टम, जैसे कोरल रीफ। कोरल रीफ एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का टाइप है। इज दैट क्लियर। मतलब जो आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका एक प्रकार क्या है, कोरल रीफ। इज दैट क्लियर। ठीक, द ग्रेट बैरियर रीफ सुना होगा आपने। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा जो एक दो लेक्चर्स आने वाले रहेंगे वो इन चीजों पर बेस्ड रहने वाले हैं, तो आपको माइंड में क्लियरिटी रहे कि हम इन चीजों को देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर। टॉपिक्स की मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ध्यान रहे, मेरे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, अभी तक 3 लेक्चर्स ही अपलोड किए हैं, उनके माध्यम से भी मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश बार बार यही कर रहा हूं कि जितना अच्छा टॉपिक्स की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ही अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप चीजों को 1, 2, 3 बार पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इज दैट क्लियर। इसलिए कंसेप्ट्स पर जोर आपको बिल्कुल देना है कि कहां से क्या चीजें समझा रहा हूं मैं, उस पर आपको बेसिकली जोर देना है। देखिए, आप इन सारे मुद्दों को आपको देखना है। अब इन सारे मुद्दों में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज इकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी थोड़ा सा देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी ऐसे होगा, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट की कुछ ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से यहां पर भी जो पर्टिकुलर बायोलॉजी है, ठीक है, उसकी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। सबसे पहले इस शब्द का जो उपयोग किया गया था वो किसने किया था, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी शब्द, उस समय प्रोनाउंसिएशन इसका यही था, बट जो स्पेलिंग होती थी वो ये होती थी। इज दैट क्लियर। लेकिन हम ये बोलेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने इसका प्रयोग किया सबसे पहले 1869 में। इज दैट क्लियर। तो अर्नेस्ट हैकेल, जैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बिहार पीएससी के प्रीलिम्स में, यूपी पीएससी के प्रीलिम्स में, एमपीएससी के प्रीलिम्स में सीधे पूछ लिया था। जो कि ये जो स्टेट पीएससीज होती हैं इनके प्रीलिम्स में कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल 1869। इज दैट क्लियर। लेक्चर जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा आपको समझ में आएगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक्चर चल रहा है। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल। इसका अर्थ है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, बड़ा फेमस नाम है तो आपने कई बार सुना होगा, एजी टेंसले, है ना। किसने किया है, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने कब किया, 1935। इज दैट क्लियर। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। पारिस्थितिकी का सबसे पहले जो उपयोग किया अर्नेस्ट हैकेल, और इकोसिस्टम का सबसे पहले जो उपयोग किया एजी टेंसले ने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इकोसिस्टम है क्या, आखिर क्या होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। नाम से स्पष्ट है, इकोसिस्टम मतलब कि एक सिस्टम है, तंत्र है। इज दैट क्लियर। तो इकोसिस्टम मतलब ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत हम दो चीजों को रखते हैं। मतलब सीधी सी बात है, इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम को रखते हैं हम। तो इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम है जीव प्लस अजीव, मतलब मैं बोल रहा हूं लिविंग प्लस नॉन लिविंग। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग है
और जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इज दैट क्लियर? दोनों एक दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड होते हैं, इनमें इंटर रिलेशन होता है। हम क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों के अंदर कौन सा रिलेशन होगा? इंटर रिलेशन होगा, मतलब अंतर संबंध होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में शब्द को क्या बोलेंगे? अंतर संबंध। तो इस पूरे दुनिया में जीव प्लस अजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है। इसी अंतर संबंध को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। और जो इसमें स्टडी करते हैं वो पूरा इको सिस्टम के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं जीव और अजीव कुछ जो संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए व्हाट इज इकोसिस्टम, ये आपका क्लियर होता है। अब व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का बेसिक कांसेप्ट क्या है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि इकोसिस्टम का बेसिक कांसेप्ट क्या है। अगर वो बेसिक कांसेप्ट आपने अच्छे से समझा तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दूं, जिस तरीके से मैं की पॉइंट्स बनाते हुए चल रहा हूं, प्लीज आप मेरे साथ की पॉइंट्स भी बनाते हुए चलें। की पॉइंट्स आप नोट डाउन करते चलें आपकी कॉपी में जब भी आप पढ़ते हैं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक, तो देखिए बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले हम इसका कंसेप्चुअल अगर नॉलेज देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से उसका साइकिल चलता है, वही इसका बेसिक कांसेप्ट है। तो किसी भी इकोसिस्टम का साइकिल किस तरीके से चलता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें सारी और दूसरी चीजें और दूसरी बेसिक बातें हैं वो पर्टिकुलर क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम इसके कंसेप्ट्स की पर्टिकुलर बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी जो इकोसिस्टम चलता है वो इकोसिस्टम किसके बीच का संबंध है, मतलब किसका रिलेशन हम बता रहे हैं? जीव और अजीव। तो कैसे दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल वहां पर डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर उसको हम स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करें कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्या लिखा है उसमें, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले कंसेप्ट्स अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात आती है प्रोड्यूसर। सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो क्या है? प्रोड्यूसर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादक। प्रोड्यूसर उत्पादक, इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादित करने वाले, किसी चीज को प्रोड्यूस करने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, मतलब जो किसी चीज को बना रहे हैं। तो कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम में कोई ना कोई प्रोड्यूसर होता है। जैसे कि हम अगर ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पर घास क्या है? प्रोड्यूसर है। इज दैट क्लियर? जैसे हम किसी वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो वाटर इकोसिस्टम में जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो एक्वाटिक प्लांट्स क्या है वहां पर? वो एक्वाटिक प्लांट्स वहां पर क्या होते हैं? उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो कई जगहों पर अगर हम देखेंगे जो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है तो वहां पर हमें प्रोड्यूसर्स देखने के लिए मिलेंगे, आगे हम देखेंगे। मैं सिर्फ यहां पर ये बोल रहा हूं कि फोटोसिंथेटिक मतलब जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेटिक, ठीक, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब मैं एक एग्जांपल अगर मोटे तौर पर लेना चाहूं तो ग्रीन प्लांट्स का मैं एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल मैं पुट कर सकता हूं, ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल पुट यहां पर मैं कर सकता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी कोरिलेटेड होता है। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम कहां पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस मैं भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्रोड्यूसर्स करते क्या है? प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहां से मिलती है इन सब कामों को करने के लिए? सबसे पहले सनलाइट। समझने का प्रयास करें आप इसको, सनलाइट। ठीक है, इज दैट क्लियर? सनलाइट यहां से मिल रही है, मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यहां से मिली, इस सौर ऊर्जा का, इस लाइट का ये यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? इसी के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, ठीक है, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, उस एयर से क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इज दैट क्लियर? और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। अरे बात समझ में मेरी? सौर ऊर्जा का इन्होंने उपयोग किया, मतलब सनलाइट का उपयोग किया, इसलिए मैंने एरो इधर बना के रखा है। इन्होंने एयर में से CO2 का उपयोग करा, इसलिए मैंने एरो इधर बना के रखा है। तो CO2 ले ली, सनलाइट ले ली,
और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर तरीके से ये यूज करते हैं वो है मृदा से, मतलब कि सॉइल से ये लेते हैं वाटर प्लस मिनरल्स, मतलब जल और खनिज जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं? मृदा से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। इन सब चीजों का उपयोग कर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि जो महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होते हैं, जो महत्वपूर्ण फूड सब्सटेंसेस होते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। कैसे, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनसे जो फूड लेते हैं वो कौन लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक, कौन लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। हिंदी में अगर इसको हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनसे क्या ले रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी ट्रॉफिक होता है वो, जब भी ट्रॉफिक लेवल की बात होगी, ट्रॉफिक लेवल का मतलब हिंदी क्या होता है? पोषण स्तर। अगर मैं ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से डिवाइडेशन करने की बात करूं तो बड़ी मजेदार है। ये होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का हिंदी क्या होगा? प्राथमिक पोषण स्तर। इज दैट क्लियर? प्राथमिक पोषण स्तर। क्योंकि प्रदूषण भी जो प्रोड्यूसर्स भी जो होते हैं, उत्पादक भी जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं प्लांट्स भी अपनी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उनमें उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाएगा? प्राथमिक पोषण स्तर। यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया यहां से, बिहार पीएससी ने पूछा है, राजस्थान पीएससी ने पूछा है। इज दैट क्लियर? प्रिलिम्स में यहीं पर कंफ्यूज आपको करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्राइमरी प्राथमिक, तो ये भी कौन सा है? प्राथमिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है आपका, जो प्रोड्यूसर है वो, और ये आपका क्या जाएगा? सेकेंडरी। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल मतलब कि द्वितीयक। क्या ट्रॉफिक लेवल का हिंदी क्या होता है? पोषण स्तर, द्वितीयक पोषण स्तर। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता हम क्या बोलेंगे? टर्शरी। ठीक है, टर्शरी क्या? ट्रॉफिक लेवल। टर्शरी ट्रॉफिक लेवल हम ये बोल रहे हैं। तृतीयक पोषण स्तर, अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट होता है टर्शरी। ठीक है, कंज्यूमर्स। तो टर्शरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, है ना? कौन सा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ट्रॉफिक लेवल कितने हैं? 4 है। और यहां पर जो न्यूट्रिशन का लेवल कितना है? वो भी 4 है। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सन की एनर्जी को प्रोड्यूसर्स ने यूज किया और उनसे एनर्जी ये ले रहा है, इनसे एनर्जी ये ले रहा है और इनसे एनर्जी ये ले रहा है। इन सबके ऊपर भी मैं एक अलग कैटेगरी को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। वो आपका होता है इन सभी के साथ में, वो आपका क्या रहेगा? वो आपका रहेगा, यहां पर हम बोले तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा, मतलब सुप्रीम कंज्यूमर, मतलब हायर कंज्यूमर। ठीक है, मतलब सर्वोच्च कंज्यूमर, जो सभी को खा सकता, सर्वोच्च कंज्यूमर जो सभी का उपयोग कर सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन कई सारी बुक्स में इसको हम सर्वाहारी मानते हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं इसके अलग एक कैटेगरी डिवाइड करके यहां पर आपको बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीजें यहां से यहां तक जा रही हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आप समझिएगा, लेकिन बहुत इजी वे में है। अब आप देखिए, जब प्रोड्यूसर्स की डेथ होती है, ठीक है, मतलब मरते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी जब डेथ होती है, ठीक है, और जब इनकी डेथ होती है, इज दैट क्लियर? और जब इनकी भी डेथ होती है, क्योंकि मरेंगे तो सभी, जब इन सभी की डेथ होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे जो एनर्जी गेन करता है वो कौन होता है? अपघटन करता, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर्स।
क्या बोलते हैं उसको? डीकंपोजर्स, अपघटन करता। अपघटन करता को यहां से एनर्जी मिलती है। इज दैट क्लियर? तो अपघटन करता, और अपघटन करता कहां? सॉइल में से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अपघटन करता डीकंपोजर्स सॉइल, और अपघटन करता डीकंपोजर्स सॉइल से मिलाकर उन्होंने क्या बनाया? मिनरल्स, मतलब खनिज। इज दैट क्लियर? अब पूरा साइकिल आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार ब्रीफ में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। एक्वाटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, लाइक सल्फर बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। बताइए, क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो? नहीं। मैंने लाइन क्यों बोली है पहले? आप बोलेंगे पहले आपने गलत बोल दिया, फिर आप सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे हमेशा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो तरह की चीजें होती हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। इज दैट क्लियर? प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, दो वर्ड हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। कुछ रसायन संश्लेषी जीव भी होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक जीव भी होते हैं, जो पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज कर अपना जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, लाइक सल्फर बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? दो तरह की बातें बताई मैंने प्रोड्यूसर्स में आपको, एक तो फोटोसिंथेटिक, इज दैट क्लियर? फोटोसिंथेटिक, एंड वन मोर इज कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि फोटोन मतलब सनलाइट का यूज कर रहे हैं, और कीमोसिंथेटिक मतलब किसका उपयोग कर रहे हैं? केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स ने किसका यूज किया? सनलाइट का, यहां पर, क्योंकि मेजरली यही रोल प्ले करते हैं। मेजरली फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, वही बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स का वर्क करते हैं मेजरली। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? सनलाइट का यूज किया, एयर से CO2 ले ली, और जो सॉइल है, मृदा है, उससे वाटर और मिनरल्स ले लिया। इन तीनों से मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया फूड मटेरियल। और उस फूड मटेरियल को इन्होंने उपयोग किया पहले अपने लिए, फिर इन्होंने उपयोग किया, और इन्होंने ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज कर दी। तो आप देख रहे हैं, CO2 का यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, मतलब बैलेंस है। इज दैट क्लियर? क्या बनाकर रखना है? बैलेंस बनाकर रखना है। आपके सामने एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि CO2 डे बाय डे इतनी ज्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे बहुत ज्यादा CO2 बढ़ रही है, लेकिन जो प्लांट्स है वो तो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, असंतुलन हो रहा है, इंबैलेंस हो रहा है। लेकिन फिर भी अर्थ पर काफी ज्यादा बैलेंस क्यों है? उसका रीजन ये है कि जो प्लांट्स है, जो CO2 का प्रोडक्शन होता है, उस CO2 का प्रोडक्शन में, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में तो प्लांट्स भी CO2 निकालते हैं, अगर आप देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन उसके कंपैरिजन ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में निकालते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इससे एनर्जी को किसने गेन किया? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल हो गया? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज द सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स। टर्शरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर्स, मतलब प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, और चतुर्थ पोषण स्तर, और ये सर्वोच्च पोषण स्तर। Is that clear? जब सबकी डेथ होगी तो कंज्यूमर्स अपघटनकर्ताओं के अंदर कौन आते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंजाई, जो चीजों का अपघटन कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोस्ट उनको कर देते हैं। पढ़ेंगे आगे प्रोसेस, मतलब बेसिक्स आपको समझा रहा हूं यहां पर सारे के सारे, ये क्या क्या चीज आपको माइंड में रखनी है। तो ये सब जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये सॉइल, वाटर प्लस मिनरल्स, यहां पर जो वाटर है वो तो रहता ही है, पर मिनरल्स बनाते हैं और इनका उपयोग वापस से प्रोड्यूसर्स करते हैं। इस तरीके से चीजें किसी भी एक इकोसिस्टम में होती है। कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की पूरी यही एक प्रोसेस होती है। इज दैट क्लियर? अब थर्ड जो पॉइंट आपको था, वो थर्ड पॉइंट था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें हैं, कैसी कैसी चीजें वहां पर आगे आएंगी। तो देखिए, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पूरा जो चार्ट है उसको आप बना लीजिएगा, जो पूरा मैंने ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको समझाया है, उसको इसी तरीके से आप बनाकर रखें, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको है तो मेरा नंबर मेंशन है, प्लीज आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, डाउट्स आपको ना के बराबर रहे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस मैं भी करना स्टार्ट भी करूंगा आपसे आने वाले लेक्चर्स के साथ में, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उनके आंसर्स क्या हैं। बट अभी सब में थोड़ी सी चीजें समझा दूं आपको, उसके बाद फिर वो सारी चीजों को हम देखते हैं। अब देखिए आप, ऐसे में जस्ट हम आगे बढ़ते हैं।
तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम देखते हैं तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र के घटक। घटक की हम यहां पर पर्टिकुलर बात करते हैं। ठीक, दो तरह के कंपोनेंट्स यहां पर होते हैं। वो दो तरह के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है बायोटिक, ठीक है, और एक होता है अबायोटिक। मतलब कि यहां पर कौन सा है? जैविक घटक, ठीक, और यह आपका कौन सा घटक है? अजैविक घटक। ठीक, पहला कौन सा घटक हो गया? जैविक घटक, और दूसरा कौन सा हो गया? अजैविक घटक। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कंपोनेंट्स टू टाइप से क्यों है, क्योंकि मैंने इकोसिस्टम ही आपको समझाया, जीव प्लस अजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के बीच में इंटर रिलेशन, वो किसके अंतर्गत आता है? इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो अगर आप बात करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर आप बात करेंगे, जैविक घटकों की अगर आप बात करेंगे, तो जैविक घटकों में कौन आएगा? जो मैंने अभी आपको समझाया था। जैविक घटकों में आपका आता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उत्पादक, ओके, उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन तरह के थे, कंज्यूमर्स आपने देखे हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है, यहां पर उसका डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड आपका होता है अपघटनकर्ता, मतलब डीकंपोजर्स। इज दैट क्लियर? थर्ड आपका क्या है? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स इसके अंतर्गत आते हैं। ये तीन आते हैं किसमें? पर्टिकुलर बायोटिक में। और उपभोक्ताओं में कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? आपको पता है। अबायोटिक की अगर आप बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हम जनरली दो तरीके से देखते हैं। कहीं कहीं जगहों पर तीन कैटेगरीज भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तीन कैटेगरीज कौन कौन सी? एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक, इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? और कई जगहों पर दिया सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि जो फिजिकल है उसको इनऑर्गेनिक के अंदर ही इन्होंने रख दिया है ना। तो मैं बोल रहा हूं फिजिकल मतलब भौतिक, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, और थर्ड वन जो है मैं यहां पर इसको कर दे रहा हूं वो है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। इज दैट क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें तो ये तीन है। इन तीनों में अगर सबसे पहले हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या है? लाइट मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इज दैट क्लियर? सॉइल मृदा, ठीक। इज दैट क्लियर? ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक। टेम्परेचर ये इसके अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर ना? तो ये क्या है? फिजिकल। ओके, ध्यान रखिएगा इनके डिवाइडेशन से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, डायरेक्ट डिवाइडेशन पूछ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मैं ये कहूंगा छोटी से छोटी बात भी, कोई चीज बहुत इजी हो सकती है, कई सारे लोगों को ये चीजें मैं बता रहा हूं पहले से बहुत अच्छे तरीके से पता है, बट फिर भी आप सरल से सरल चीजों के भी नोट्स बनाकर चले, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ध्यान रहे हमेशा ये बात आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक उसका क्या दिया है? इनऑर्गेनिक। तो मैं पहले इनऑर्गेनिक देख लूं। इनऑर्गेनिक में जैसे H2O वाटर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अभी बात समझ में? वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक होता है आपका, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन है क्या? नहीं है, तो H2O हो गया। जल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपने देखा होगा जल का संबंध बिल्कुल यहां से है। कौन उसको उपयोग करता है? उत्पादक उसको उपयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कहेंगे अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक में जल आ जाता है, जल के साथ साथ इनऑर्गेनिक में कई सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है वो गैसेस आती हैं। कई सारी गैसेस हो सकती हैं, अब ये नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कई सारी गैसेस इसके अंतर्गत आती हैं। इज दैट क्लियर? अब आप अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में आपको आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इसके अंतर्गत आते हैं। इज दैट क्लियर? फैट्स इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसाएं ये इसके अंतर्गत आती हैं। अब आप एक चीज देखने की कोशिश करेंगे, इनका संबंध इनसे कहीं ना कहीं होता है, इसलिए तो दो चीजें हैं, बायोटिक और अबायोटिक, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसीलिए दो टाइप्स के कंपोनेंट्स आपको मिल रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहेंगे टेबल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें यहां पर शामिल होती है, ठीक। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट आपको आया था, वो था फोटोसिंथेसिस।
अब मैं थोड़ा सा उसको आपको समझा दूं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हालांकि जब साइंस एंड टेक में बायोलॉजी की कोर बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी वहां पर आप समझेंगे, बट फिर भी मैं आपको उसको समझा दे रहा हूं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वो होता क्या है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, क्योंकि आगे मेजर पार्ट उसका आने वाला है, बहुत ज्यादा मेजर पार्ट आएगा, तो आप उसको समझ ले थोड़ा सा कि उसमें क्या चीजें हैं। सिर्फ मैं उसके फॉर्मूले से आपको समझा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ उसको लेकर नहीं जाऊंगा, उसके फॉर्मूले से आप समझेंगे तो आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 6CO2 plus 12H2O। Is that clear? 6CO2 plus 12H2O, मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं, CO2 का यूज कर रहे हैं, और CO2 कहां से ले रहे हैं हम, एयर से, मैंने पहले ही बताया था आपको। उसके बाद सनलाइट यहां पर होती है, तो ये प्रोसेस कहां होती है, प्रोड्यूसर्स के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां होती है, प्रोड्यूसर्स में। नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोन्स, सनलाइट का यूज करके, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना, प्रोडक्शन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और बनकर उसको स्टोर भी रखते हैं प्लांट्स एज अ स्टार्च के फॉर्म में। तो 6CO2 plus 12H2O, ओके, क्या बनेगा यहां पर, और एक और प्रेजेंस क्लोरोफिल, क्या चाहिए होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ध्यान है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, और ये पिगमेंट जिस प्लेस पर रहता है लीव्स में, वो प्लेस होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। ये क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड लवक है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है। जब आप कोर बायोलॉजी के लेक्चर्स वहां पर पढ़ेंगे तो आप प्लास्टिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के जो प्लास्टिड्स होते हैं वहां पर आप देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल यहां पर जरूरी होता है। तो बनता क्या है, C6H12O6, मतलब क्या बना, ग्लूकोज बना। एंड ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इसका क्लियर, तो यहां पर क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। प्लस यहां पर बनता है 6H2O प्लस 6O2, ऑक्सीजन गैस यहां पर रिलीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस, मतलब यूज कौन सी गैस हो रही है, CO2, और रिलीज कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन। ठीक, इससे पहले वाले भी जब मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें आया था, और आप कहीं ना कहीं देखें। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजन यहां पर निकलती है वो इस मॉलिक्यूल से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो ऑक्सीजन निकल रही है वो ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो इन दोनों मॉलिक्यूल में से कहां से निकलती है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है या वो वाटर से निकलती है, तो वो कहां से निकलती है, वाटर से रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया। तो दो चीजें हमारी हो गई, व्हाट इज इकोसिस्टम, कंसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, एंड द थर्ड वन इज, तीन चीजें थोड़ी सी हुई हमारी, और थर्ड क्या हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स। तो उसके लिए आप तैयार रहें, वो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा वो, उसमें आपको पूरा ज्योग्राफी से भी कोरिलेशन देखने के लिए मिलेगा, कई सारे कंसेप्ट्स में उसको समझाऊंगा। आप उस लेक्चर को मिस ना करें। अभी पॉलिटी के 2 दिन से गैप हुआ है लेक्चर्स में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लेक्चर डल नहीं पाए हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि लेक्चर्स आपको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो जाए, बट जितने भी मिल रहे हैं एटलीस्ट उनका आप अच्छे से यूज करते हुए चले। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में मैं आपको समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कौन कौन से इकोसिस्टम अर्थ पर है। पहले मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब कि स्थलीय परितंत्र। सेकंड, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, स्थलीय परितंत्र है, उसमें आप क्या क्या स्टडी करेंगे, उसमें आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम स्टडी करेंगे। थोड़ा समझिए आप, 2 तरह के इकोसिस्टम आप देखेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब कि स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। ठीक, इसमें आप क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें आप देखने वाले हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का परितंत्र। कई समय में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से कौन सा एग्जांपल स्थलीय परितंत्र का एग्जांपल है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक, उसका डेजर्ट इकोसिस्टम, सॉरी
जो रेगिस्तान है, मैं भी राजस्थान बोलने वाला था क्योंकि रेगिस्तान का जब नाम आता है तो राजस्थान अपने आप दिमाग में आ जाता है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना, रेगिस्तान वाले पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसमें तो आपको मिलेगा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसके अंतर्गत आता है। वन पारिस्थितिक तंत्र, वो भी इसमें आपको देखना है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये चीजें मेजरली हम देखेंगे यहां पर। उसका एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में कई सारे इकोसिस्टम आते हैं। लेक इकोसिस्टम मतलब झीलों का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। ओशियन इकोसिस्टम, इज दैट क्लियर? पोन्ड इकोसिस्टम, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, जहां जहां जल है। आई बात समझ में? वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, मरुभूमि, दलदली भूमि। एग्जांपल समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मैंग्रोव जहां पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा इज द एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। किसका एग्जांपल है? वेटलैंड का। वेटलैंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे आप आगे, रामसर एक्ट 1971 पढ़ने वाले हैं आप, ठीक। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में कहने देखने की कोशिश करेंगे। मैंने क्यों आपको बताया है, आप चाहे तो इसको कहीं से पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको कहीं से पढ़ लें आप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करा दूं। तो अगले लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेक्चर्स को आप एंजॉय करें, नोट्स बनाते चलें, और जिस तरीके से परिस्थितियां अभी चल रही हैं, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर किसी बहुत अर्जेंट काम से आपको बाहर भी जाना है तो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का अच्छे तरीके से उपयोग करें, सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रहे, ठीक। थोड़े दिन की ही बात है, कुछ और महीनों की बात है, धीरे धीरे समस्या खत्म होगी, डेफिनेटली होगी। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव करते रहें, पढ़ते रहें, निरंतर रेगुलर कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें, ताकि घर बैठकर आपको एक जो फ्रस्ट्रेशन आता है एटलीस्ट वो ना हो। इज दैट क्लियर? समय मिला है, समय का अच्छे तरीके से सदुपयोग करें। परिस्थितियां सुधरेंगी, जरूर सुधरेंगी, ठीक। जय हिंद, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।